ये ठीक है कि आज जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं अनुवाद का, और भाषाओं में अंतरीकरण है कि अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से संस्कृत करना, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अनुवाद केवल इसे कहा जाए। अनुवाद की एक लंबी परंपरा है। संस्कृत से जनः संभवतः पठितवन्तः। यूरोप के आने के बाद उनके संपर्क में हमारे आए तो संस्कृत का जो, मैं तो कहूंगा तो संस्कृत कभी गुलाम नहीं रही, लेकिन फिर भी संस्कृत के उद्भव का जो नया प्रश्न उठा वो अनुवाद के कारण उठा। जॉन विलियम जब संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद पढ़कर नृत्य करने लगते हैं तो सोचते हैं, अरे मैं तो अनुवाद पढ़कर नृत्य कर रहा हूं, अगर मैं मूल ग्रंथ को पढ़ूंगा तो मेरी स्थिति कैसी होगी। अतः संपूर्ण संस्कृत पर उनका अधिकार हो। मोक्ष मूलों को दायित्व दिया गया कि भारतीय ग्रंथों का तुम ऐसा अनुवाद करो कि वो अपने साहित्य से घृणा करने लगे। मैक्स मूलर कभी भारत नहीं आया, लेकिन सभी वेदों का उसने अनुवाद कर डाला। न जाने प्रामाणिक अनुवादन करता। फिर बाद में लिखा उन्होंने एक पत्र में, मैंने प्रारंभ तो इसलिए किया था, लेकिन संस्कृत साहित्य जैसे जैसे पढ़ता गया संस्कृत के प्रति मेरी श्रद्धा होती चली। अनुवाद की आवश्यकता भारत में कैसे पड़ गई? पहले भी होते थे अनुवाद। पूर्व में भगवती स्वामुत्वान अनुवाद से शब्द से अर्थाभिन्ना आसी तस्मिन् काले। लेकिन भाषांतर करना, जिसका ये शिक्षा भारतीय भाषा समिति कह रही है, कोई बता सकता है कि भारतीय भाषा समिति को ये प्रश्न क्यों उठाना पड़ गया? एक बात और पूछता हूं, सच बताना, कितने लोगों ने शिक्षा नीति पढ़ी है? कितनों ने देखी है? इस शिक्षा नीति ने कई प्रकार के परिवर्तन उठाए। अभी तक भारत में जो भारतीय शिक्षा नीति जो 1968 में पहली बार आई, फिर 1986 में आई, वो भारत में चल रही थी, परंतु भारत की नहीं थी। प्रथम वारम एषा तृतीया शिक्षा नीति ही भारतीय शिक्षा नीति इति यदि वयं कथयामः सत्यं भविष्यति। कारणानि सन्ति। पहला कारण उसने बहुत बड़ा दे दिया, और उस कारण के पीछे बड़ा गहरा अर्थ है। पहले उदाहरण दूंगा, फिर उस बात को कहूंगा। अभी तक सरकारी विद्यालयों में हमारा विद्यार्थी, हमारे बच्चे अंग्रेजी कक्षा 6 से प्रारंभ करते थे। 6, 7, 8, 9, 10 सत्य है ये। लेकिन जो पब्लिक स्कूल्स कहलाते हैं, जो पब्लिक के लिए नहीं है, निजी विद्यालय हैं। पब्लिक के लिए इतनी फीस है, पब्लिक के लिए हो ही नहीं सकती। निजी विद्यालय है, प्राइवेट है, उसमें अंग्रेजी वो कहां से पढ़ते थे? केजी, नर्सरी, यूकेजी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं। कितने वर्ष हो गए? 13 वर्ष। लेकिन सीबीएसई का पेपर उनको भी वही आता था, और सीबीएसई का पेपर इन बच्चों के लिए भी वही आता था, यानी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भी और निजी विद्यार्थी, यानी ये असमानता थी। अनेकानि कारणानि सन्ति, समयानस्त्यं कारणानां गणनां करोमि। परंतु नूतन शिक्षा नीतिः विचारः आसीत् समता भवेत्। अतएव ते उक्तवन्तः अस्माकं भारते अधुना
5+3+3+4 सिस्टम भविष्यति व्यवस्था भविष्यति अर्थात सर्वे बालाः अधुना प्रथम पंचवर्षाणि शिक्षां प्राप्स्यन्ति तदा कुत्रापि समता भवेत्। पुनः ते उक्तवन्तः, अद्भुत है वो बात। संस्कृत के छात्र होने के नाते आप जरा इस बात को गहराई से समझिएगा। प्रथम सोपानम 5 वर्ष की वजह से कहा गया ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, और उसमें कहा गया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अक्षर ज्ञान और गणित का ज्ञान। सोच सकते हैं इसका अर्थ क्या है? सामान्य बात नहीं है, और इस बिंदु पर संस्कृत का गहरा अर्थ है, गहरा प्रभाव है, और उसी पर है, उसी रूप में जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। कोई सोच के बता सकता है? तो मेरे पास अच्छा पेन है, नया है, आज ही खोलूंगा, उसे देखूंगा। विद्यार्थियों में से मैं अध्यापक से इसका अर्थ बनता है भाषा का कितना बड़ा महत्व शिक्षा के क्षेत्र में है। इसमें का लिटरेसी, मैंने अनगिनत बच्चों को देखा परीक्षा में उत्तर अनेक बार नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिख पाते कि उन्हें उत्तर नहीं आता है, इसलिए नहीं लिखते हैं कि उन्हें प्रश्न ही समझ में नहीं आता। एक बीएड का छात्र माथा पकड़कर बैठा था, पूछा मैंने, अच्छा बच्चा बेटा लिख नहीं रहे? पहला प्रश्न था फिलॉसफी एजुकेशन का। सर लिखता हूं, कुछ उदास मन से बोला। मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है, समस्या को प्रश्न हम पृष्ठवान प्रश्न अवगतवान, प्रश्न ही नहीं समझा तो उत्तर कैसे लिखेगा? मैंने कहा मेरे साथ तम बहिर्नीतवान प्रश्न अबोधितवान समझती अहम उत्तरम लिखिष्यामि। ये भाषा है। सर्वै जनैः सह विचाराः सन्ति बाल्यकाले ते प्रायः गृहे वार्तां कुर्वन्ति। बात तो ऐसी करते हैं, हमें समझ नहीं आती, वो अपनी बात कह जाता है। जैसे मैं कहता हूँ स्कूलों में बच्चों की नजरें मिलकर बहुत सारी बातें कह जाती है, बच्चे हंस पड़ते हैं, अध्यापक को पता नहीं चलता कि हुआ क्या। और कोई अध्यापक नया वस्त्र पहनकर आ गया, पूरी कक्षा में खांसी होगी, नजरों से नजरें मिलेंगी, नजरों में बात हो जाएगी। ये उनकी भाषा, इसका अनुवाद कैसे करोगे? अर्थात नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति वदति पहले 5 वर्ष तक वह साफ लिखा है पुस्तकें नहीं होंगी, गतिविधयः क्रीडः वर्णः न जाने किन की मुक्तम अस्ति। जरा देखिएगा उस अनुच्छेद को पढ़कर, मेरी प्रार्थना होगी देखिएगा। पुस्तक नहीं कही कि पहले बच्चा घर में बात करे, विद्यालय में बात करे, आस पड़ोस में बात करे, भाषा पर नियंत्रण करे, उसके बाद विद्यालय में आएगा तो अध्यापक की बात समझना प्रारंभ करेगा। ये संस्कृत का श्लोक कहता है, संप्राप्ते पंचमे वर्षे, पूरा एक श्लोक है, और अंत में कहता है गुरु संसद गच्छेत्। 5 वर्ष तक घर में रहकर वो पहले भाषा पर अधिकार है, उसके बाद वो गुरु संसद यानी गुरुकुल के प्रति जाए। और तो और मजेदार बात है, भारत में शिक्षा का अर्थ बुनियादी तौर पर भाषा शिक्षा है, जिसे आज हम शिक्षा कहते हैं, उसके लिए तो विद्या शब्द है। न जाने कति शिक्षा ग्रंथा लिखिता।
कई बार मैं हिंदी वालों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं उच्चारण में क्षेत्रीय प्रभाव अस्ति। मैंने कहा पाणिनि को भी पता था क्षेत्रीय प्रभाव होगा, लेकिन उस क्षेत्रीय प्रभाव को दूर करना पड़ेगा। एक बार हम कर्नाटकम गतवान् उड़ीसा कटक मध्ये गतवान् तत्र कार्यशाला आसीत् ते सरस्वती वंदनं कृतवन्तः। प्रथमः शब्दः एव अस्ति या कुन्देन्दु ते वदन्ति जा कुन्देन्दु। अहं पृष्टवान् जातु अस्ति अध्यापकः वदति उड़ीसा मध्ये वयं जा वदामः। मैंने कहा आपकी संस्था किससे संबंधित है? उसने कहा विद्या भारती। मैंने कहा यह तो आपने नहीं बोला। प्रारंभे आगच्छे तदा मम मनसि आगतम, इनमें यह बोलने की क्षमता तो है, स्थान का प्रभाव है, यानी उसे दूर करना होगा। और तीन दिन के बाद सबने बोला या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। यह भाषा है। ये सारी बात मैंने क्यों कही? भारत जब स्वतंत्र होता है, लेकिन कहां गलती हुई और क्यों अनुवाद की बात, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा का प्रश्न उठाना पड़ा? अनुवाद तो बहुत समय से चल रहा था, लेकिन जब स्वतंत्र भारत हुआ, यानी मैं भारत को गुलाम कभी नहीं मानता हूं, लेकिन जो भी स्थिति रही वहां एक बहुत बड़ा दोष हो गया। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों बिगड़ी? हालांकि वो मजबूरी थी, लेकिन क्यों बिगड़ी? पहला शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कर दिया। होना चाहिए था प्राथमिक शिक्षा अलग, नीचे से ऊपर जाओ। अब हम ऊपर से नीचे आ गए, तो हवाई की तरह देखना होगा। इसलिए पूरी स्कूल शिक्षा का लक्ष्य बन गया, विश्वविद्यालय में प्रवेश देना ही शिक्षा का उद्देश्य रह गया। तस्मिन् काले ग्रंथानाम् आवश्यकता आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण आयोगस्य अध्यक्षः आसीत्। सो उक्तवान् विश्वविद्यालयानां शिक्षायाः अर्थः अस्ति ज्ञान निर्माणं, क्रिएशन ऑफ नॉलेज। अरे क्रिएशन ऑफ नॉलेज तो तभी समझेंगे ना जब कुछ समझ में आएगा। और आज परिणाम क्या निकला? उसी क्रिएशन ऑफ नॉलेज को समाप्त हो गया। पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय बाकी भी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। परीक्षा के दिनों में दुनिया भर की कुंजियां वहां रखी होंगी, 20 प्रश्न दिए होंगे, याद करके चले जाइए। जो इस वर्ष प्रश्न पत्र में फुट नोट संक्षिप्त टिप्पणियां हैं, वो अगले वर्ष पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जो आज पूरे प्रश्न हैं, वो अगले वर्ष टिप्पणियां बन जाएंगी। इसी में ही चलता रहता है विषय। अरे सिद्धांत है, अदा है तो प्रदा है, इनटेक है तो आउटपुट भी होगा। जब इनटेक ही नहीं हुआ तो बच्चों का इनटेक कैसे हो? तो कहा भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। और उस समय शिक्षा आयोग ने जब बीएससी बीए के लिए जिन ग्रंथों को लगाया, जो पाठ्यक्रम लगाए, वो सारे विदेशी थे, उनकी पुस्तकें उसमें थी। फिर ये प्रश्न उठा तो क्या किया जाए? तब सोचा गया पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कराया जाए भारतीय भाषाओं। मैं बहुत विरोधी हूं इसका, लेकिन करना पड़ा, उसका एक और तरीका है। मैं अनुवाद के पक्ष में नहीं, बट आवश्यकता किस रूप में उसी को भी देखा। परिणामतः धीरे धीरे कितनी समस्या उत्पन्न होने लगी, भारत सरकार को आयोग की रचना करनी पड़ गई। 1964-66 का जो राष्ट्रीय विकास और शिक्षा, जिसे प्राय कोठारी कमीशन कहते हैं, जब वो आता है तो उस समय प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, उनसे मैंने बात की एक बार। मैं मेरा सौभाग्यवान रुचि थी, जब मैं उनसे मिला करता था, गांधी भवन में दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, तो वहां मिला करते थे। तो मैं भारतीय भाषाओं की समस्याओं की चर्चा की, संस्कृत की समस्या की, क्यों नहीं हम सूत्र में दे पाए, कोई गलत प्रश्न हो सकता है। तब सुझाव दिया गया भारतीय ग्रंथ ज्ञान के लिए विदेशी ग्रंथों का या अंग्रेजी ग्रंथों का अनुवाद किया है। जैसे ही मैं कोई अंग्रेजी ग्रंथ का अनुवाद करता हूं, इसका अर्थ बन गया मैं केवल भारतीय को ज्ञान नहीं देना चाहता, साथ में यह भी सिखा देता हूं मेरी दृष्टि में यह ग्रंथ महान है, तभी तो हम इसका अनुवाद कर रहे हैं। ऐसी भावना भी हमारे भारतीयों के मस्तिष्क में आई।
फिर सन 1969-70 में भारत में हर राज्य में हिंदी अकादमी बनाई गई। मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी, बिहार हिंदी अकादमी, सभी अकादमियां बनी और उनका मुख्य कार्य यही था अंग्रेजी की, और जिसमें अधिकतर विदेशी पुस्तकें थी उनका अनुवाद भारतीय भाषाओं यानी हिंदी में किया जाए। एक लंबी कहानी है लेकिन मैंने संकेत देने का, जब ये शिक्षा नीति आती है तो इसने बड़ी मजेदार बात एक स्थान पर लिखी है। मेरा अनुरोध होगा शिक्षा नीति को पढ़िएगा जरा, और उसका कम से कम 22वां अध्याय अवश्य पढ़िएगा। 22nd चैप्टर, 22वीं अध्याय अवश्य में पढ़ना था। उसने 22वें अध्याय में जो मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है भारतीय भाषाएं, संस्कृति और कला का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर। और उसने स्थान पर कहता है 22.11 अनुच्छेद, उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय, प्रशासन, पुरातत्व कलाकृति, संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन एवं वेब डिजाइन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम एवं डिग्रियों का सृजन भी किया जाएगा। यानी भारत में अनुवाद का पूरा एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें बाद में एक समिति बनाई गई। 2015 में उसकी मीटिंग हुई जिसमें एन गोपाल स्वामी जी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि जो CIIL है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, इसे अनुवाद और विवेचना का विश्वविद्यालय बना दिया। और उसका मुख्य कार्य यही था। कुछ कारण हुए नहीं बनाया तो फिर यह दायित्व भारतीय भाषा समिति को दे दिया। आप सुझाइए क्या क्या हो सकता है, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहे थे। 22.14 कहता है भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाला अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके, आदि आदि। और संस्थान का नाम दिया है IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यह शिक्षा नीति 22वें अध्याय में बार-बार। लेकिन अगर हम शिक्षा नीति को बार-बार पढ़े तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। इस शिक्षा नीति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, देखिए सभी विशेषताओं के लिए कहीं ना कहीं भाषा ही मध्यम, आपको शायद पता होगा, बड़ा अद्भुत वाक्य है। यह शिक्षा नीति भाषा को विद्यार्थी की या व्यक्ति की क्या कहती है, उसकी शक्ति है। कहती है लैंग्वेज एम्पावर्स, दैट इज एम्पावरिंग, बच्चे को सशक्त करती है। आप अंदाजा लगाइए जो IAS बना है या जो कुछ और बना है, दोनों में अंतर कहां आया है? दोनों में कोई भाषा का अंतर है। उस IAS वाले ने भाषा का अधिकार करके जब परीक्षा लिखी तो उसका परिणाम यह आया, दूसरे ने अगर लिखी नहीं हो पाया तो बाहर है। मैंने कई जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है। मुझे उदयपुर का एक घटना ध्यान में आती है। 1987 में संस्कृत पाठ्य पुस्तक के निर्माण से संबद्ध एक वहां संगोष्ठी थी। अधिकतर वाइस चांसलर संस्कृत वाले वहीं बैठे थे, प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी बैठे थे, यानी हम लोग चर्चा करेंगे NCERT की ओर से। हम NCERT पक्ष कहा। जब मीटिंग खत्म हुई, भोजन के लिए जाने लगे तो एक द्वार पर एक कुर्सी पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। जैसे कि उन्होंने झुककर नमस्कार किया, एक हाथ में थैला था, हाथ से पकड़ने वाला, और फिर नमस्कार करने के बाद महाराज मैं आज पुस्तकं लिखितमस्ति कृपया पश्यन्तु, वो संस्कृत में बोली और साफ लगता था वो संस्कृत की जो धारा प्रवाहिता थी, कितना उनका अध्ययन है। बाद में पता लगा वो रिटायर्ड लाइब्रेरियन रहे हैं। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, किसी ने उसकी पुस्तक नहीं देखी, सब चले गए। मैं रुका, वहां से पूछा, तब पता लगा उसने क्या क्या पढ़ा हुआ है। लेकिन वह केवल शास्त्री था,
आचार्य नहीं था, एमए नहीं था, पीएचडी नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या लेक्चर तो नहीं बन सकता है, चाहे वह उनसे अधिक ज्ञान रखता है। यह है उपाधि का महत्व, जिसके लिए अनुवाद का प्रश्न उठाया गया। एषा शिक्षा नीति वदति लैंग्वेज इज पावर, इट एम्पावर्स द चाइल्ड। फिर एक बात कही, इसके लिए समानता लाने के लिए कहा भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए। सत्यमपि अस्ति। आपकी हर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जो पुस्तकें प्राप्त होती हैं वो सारी अंग्रेजी के ऊंचे ऊंचे विद्वानों की प्राप्त होती है। एक सामान्य विद्यार्थी तो उसे पढ़ भी नहीं पाता है। आपको संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष संस्कृत विभाग में जाता था, यह देखता था जो मूल ग्रंथ है वो कितने लोगों ने छुए हैं, मिट्टी धूल चढ़ी हुई, भाष्य कोई पढ़ता नहीं है, हाथ कोई लगाता नहीं है, टीका पढ़ते नहीं है। और हम बड़े गर्व से कहते हैं ज्ञान तो नया ज्ञान है। मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं, ये जो आज ज्ञान है ये नया ज्ञान नहीं, ये प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित ज्ञान है। समय नहीं मैं प्रमाणित करता एक एक बात। आज जिसे पंचपदी शिक्षा कही जाती है कि उनके हैं, अरे वो तो नैष्ठीय चरित्र दिया है, अधीति बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार, और क्या इसके आगे है? ये जो नॉलेज ज्ञान के रूप में, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, अरे यही तो श्रवण मनन निधि ध्यासन का रूप है। न जाने कथी एकादशः वेदः सन्ति। प्रश्न है, हमें अगर अनुवाद करना है तो संस्कृत के ग्रंथों को करके करें तो इतनी बात स्पष्ट है, संस्कृत पर अधिकार चाहिए। अनुवाद की बहुत बड़ी विशेषता है, दोनों भाषाओं पर अधिकार चाहिए। बहुत सुंदर माननीय विशाल जी ने उसे कहा, यदि भाषा द्वये अधिकार नास्ति, और अगर संस्कृत से अनुवाद करना है तो एक और विशेष बात चाहिए, व्याकरण पर पूरा अधिकार चाहिए। आज समस्या तब बनती है, किसी से व्याकरण में बात करो, महोदय आप तो साहित्य एमए कृतवान। अरे साहित्य को समझने के लिए व्याकरण नहीं चाहिए क्या? किमर्थम उत्पन्न? यदि श्लोका सन्ति प्रायः अस्माकं संस्कृत साहित्ये श्लोकाधिका पद्यात्मकम साहित्यम। अगर आपका पद्यात्मक है तो उसके लिए अन्वय अनिवार्य पड़ेगा, और यदि अन्वय है तो उसके लिए व्याकरण अनिवार्य होगी, पदच्छेद करना अनिवार्य होगा। अगर अन्वय भली भांति नहीं कर पाए तो अनुवाद क्या होगा? उपविभक्तियों को नहीं जानते हैं तो अनुवाद क्या होगा? हम लोगों ने एक नया सिद्धांत निकाल लिया है, संस्कृत में किसी भी पद को कहीं भी रख लो तो अर्थ निकल आता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। अपि अहम आम्रम खादामि, अहम अपि आम्रम खादामि, अहम आप आम्रम अपि खादामि, अहम आम्रम खादामि अपि, विधिकरण खत्म है। मनुष्याम बिना व्याकरण सीखे सिखाए अन्वय नहीं किया जा सकता है, और संस्कृत का यदि अनुवाद करना है ग्रंथों से तो यह अन्वय अनिवार्य होगा। एषा शिक्षा नीति यदा आवश्यकतां घोषयति, एक स्थान पर कहती है पहले अध्याय में परिचय में, भारत के सभी विद्यार्थियों को संस्कृत से परिचित होना चाहिए। सभी ज्ञान परंपरा का नाम भी दिया है, पाणिनि आदि सबका नाम लिया, फिर कहा